2025 में डोनाल्ड ट्रंप के बड़े टैरिफ्स ने ग्लोबल ट्रेडिंग सिस्टम को तोड़ दिया। 50 से ज्यादा देशों को टारगेट किया, जिसमें 10% का बेसिक टैरिफ था और खास ब्रिक्स इकोनॉमीज के लिए यह 50% तक बढ़ गया था। इंडिया को सबसे ज्यादा चोट लगी। एक्सपोर्ट्स पर 50% का टैरिफ और रशियन तेल खरीदने के लिए एक एक्स्ट्रा टैक्स लगा। ब्राजील, चाइना और साउथ अफ्रीका को भी वैसी ही इकोनॉमिक पनिशमेंट मिली और वॉशिंगटन ने ये सब डोमेस्टिक या फॉरेन पॉलिसी के जवाब में सही ठहराया। ये टैरिफ्स जो इतने बड़े पैमाने पर थे, उन्होंने ग्लोबल मार्केट्स में झटके दिए, ट्रेड झगड़ों को जियोपॉलिटिकल लड़ाई में बदल दिया। पलटवार तुरंत हुआ। चाइना, ईयू और यहां तक कि यूएस के दोस्त जैसे कनाडा ने भी अपने टैरिफ लगाए, जिससे दशकों की इकोनॉमिक इंटीग्रेशन टूटती दिख रही थी। दुनिया अब एक पूरी तरह से ट्रेड वॉर के कगार पर है, जिसमें ब्रिक्स ब्लॉक को अमेरिका के अंदरूनी बदलाव का सबसे ज्यादा खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। मल्टीलेटरलिज्म का जमाना अब खत्म हो गया है। वॉशिंगटन के एक तरफा फरमान अब ग्लोबल इकोनॉमिक ऑर्डर को तय करते हैं। ब्रिक्स, जो कभी एक ढीला ढाला ग्रुप था, उसे एक नया मकसद मिला जब ट्रंप के टैरिफ्स ने उन्हें एकजुट होने पर मजबूर कर दिया। एक कॉमन खतरे का सामना करते हुए इंडिया और ब्राजील ने मल्टीलेटरलिज्म का बचाव करते हुए एक जॉइंट स्टेटमेंट जारी किया, जबकि प्रेसिडेंट लुला ने चाइना और इंडिया के साथ और ज्यादा कोऑर्डिनेशन का वादा किया। यूएस के इकोनॉमिक अटैक ने एक साझा संघर्ष की दमदार कहानी बनाई, जिससे इंडिया और चाइना जैसे दुश्मनों के बीच भी भरोसा बन गया। ब्लॉक ने अपनी कलेक्टिव इकोनॉमिक ताकत का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। यूएस डॉलर और वेस्टर्न फाइनेंशियल सिस्टम्स पर डिपेंडेंस कम करने की कोशिशों को तेज कर दिया। जो उभरती हुई ताकतों को कंट्रोल करने की कोशिश के तौर पर शुरू हुआ था, उसने वॉशिंगटन जिस मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर को रोकना चाहता था, उसे ही तेज कर दिया। ब्रिक्स अब सिर्फ एक मंच नहीं है, यह एक्शन के लिए एक अलायंस है। इस संकट ने ब्लॉक को अपने अंदरूनी रिश्ते मजबूत करने और फ्यूचर के झटकों से बचने के लिए पैरेलल स्ट्रक्चर्स बनाने पर मजबूर कर दिया है। ब्रिक्स के अंदर सबसे बड़ा बदलाव रूस इंडिया चाइना ट्रायंगल का तेजी से मजबूत होना रहा है। यूएस के दबाव में नई दिल्ली, बीजिंग और मॉस्को ने अपनी पुरानी दुश्मनी को भुलाकर अपने जवाब को कोऑर्डिनेट किया। तियानजिन में हुए ऐतिहासिक एससीओ समिट में मोदी, शी और पुतिन ने सहयोग के एक नए युग का संकेत दिया, जिसमें इंडिया की भागीदारी ने एक रणनीतिक बदलाव का संकेत दिया। समिट में वेस्टर्न हेगमनी का विरोध करने का उनका संकल्प दिखाया गया, जो एक मिलिट्री परेड के साथ खत्म हुआ। हालांकि मोदी ने इस प्रदर्शन को छोड़ दिया, जिससे चल रही जटिलताएं उजागर हुईं। आरआईसी ट्रायंगल अब यूएस के दबदबे के खिलाफ एक फॉर्मिडेबल काउंटरवेट बन गया है, जिसमें कोऑर्डिनेटेड डिप्लोमेटिक और इकोनॉमिक एक्शंस अमेरिकी प्रतिबंधों के असर को कम कर रहे हैं। ट्रंप की आक्रामक नीतियों ने उनके दुश्मनों को एकजुट कर दिया है, जिससे एक शक्तिशाली यूरेशियन ब्लॉक बन गया है। अमेरिका के टैरिफ्स ने इंडिया को अपनी फॉरेन पॉलिसी पर फिर से सोचने पर मजबूर कर दिया, जिससे एक अनप्रेडिक्टेबल पार्टनर पर ज्यादा डिपेंडेंस के खतरे सामने आ गए। मोदी ने इंडिया की सॉवरेनिटी की रक्षा करने का वादा करके जवाब दिया और अपनी बातों को असली पॉलिसी बदलावों से सपोर्ट किया। यूएस आर्म्स स्टॉक्स को सस्पेंड किया और कुछ मुद्दों पर चाइना के साथ सहयोग के लिए तैयार हुए। इंडिया का यह बदलाव चाइना या रूस को पूरी तरह से गले लगाना नहीं है। गहरी सुरक्षा चिंताएं अभी भी बनी हुई हैं। एससीओ समिट में मोदी ने पॉलिटिकल टॉक्स में हिस्सा लिया, लेकिन मिलिट्री परेड छोड़ दी, जिससे यह संकेत मिला कि इंडिया किसी भी ब्लॉक में जूनियर पार्टनर बनने से इनकार करता है। इंडिया का लक्ष्य साफ है, अपनी ऑटोनॉमी को मजबूत करना, पार्टनरशिप्स को डाइवर्सिफाई करना और बड़ी ताकत के दबाव के खिलाफ लचीलापन बनाना। इस संकट ने रणनीतिक ऑटोनॉमी को सिर्फ एक सिद्धांत नहीं, बल्कि एक अर्जेंट जरूरत बना दिया है। वॉशिंगटन के दबाव ने शायद इंडिया को एक इंडिपेंडेंट रास्ते की ओर और आगे धकेल दिया है। ट्रेड वॉर ने ब्रिक्स की कमजोरी को उजागर किया, यूएस डॉलर और वेस्टर्न फाइनेंशियल सिस्टम्स पर डिपेंडेंस। जवाब में ब्लॉक ने डॉलर को बायपास करने की कोशिशों को तेज कर दिया, लोकल करेंसी ट्रेड को बढ़ावा दिया। इंडिया और रूस ने इसमें अगुवाई की और चाइना, ब्राजील और साउथ अफ्रीका तक इसे फैलाने की योजना थी। न्यू डेवलपमेंट बैंक अब सेंट्रल है, जो वेस्टर्न इंस्टीट्यूशंस पर डिपेंडेंस कम करने के लिए लोकल करेंसी लेंडिंग को बढ़ा रहा है।
ये कदम एक पैरेलल नॉन वेस्टर्न फाइनेंशियल इकोसिस्टम की नींव रखते हैं। हालांकि डॉलर को डिथ्रोन करना एक दूर का लक्ष्य है, मौजूदा ट्रेंड इसकी डोमिनेंस को कम कर रहा है। डी डॉलराइजेशन अब सिर्फ एक थ्योरी नहीं बल्कि एक रणनीतिक जरूरत है। ब्रिक्स एक मल्टीपोलर फाइनेंशियल ऑर्डर की नींव बना रहा है। ट्रंप के टैरिफ्स ब्रिक्स से कहीं ज्यादा दूर तक फैल रहे हैं, ग्लोबल इकोनॉमी को अस्थिर कर रहे हैं और मंदी का खतरा पैदा कर रहे हैं। यूएस के कंज्यूमर्स को ऊंची कीमतों का सामना करना पड़ रहा है, जबकि इंपोर्ट्स पर निर्भर अमेरिकी इंडस्ट्रीज में जॉब लॉस हो रहा है। चाइना, ईयू और कनाडा का पलटवार सैकड़ों अरबों के यूएस एक्सपोर्ट्स को टारगेट करता है, जिससे संघर्ष बढ़ रहा है। ब्राजील जैसे देश अपनी इकोनॉमी को बचाने के लिए हाथ पैर मार रहे हैं, महंगे स्टिमुलस पैकेजेस लॉन्च कर रहे हैं। टैरिफ वॉर देशों को रिएक्टिव शॉर्ट टर्म पॉलिसीज में धकेलती है, मार्केट्स को बिगाड़ती है और ग्रोथ में रुकावट डालती है। यूएस का हाइपोक्रेसी रशियन तेल के लिए इंडिया को पनिश करना, जबकि चुपचाप अपने खुद के इंपोर्ट्स बढ़ाना उसकी क्रेडिबिलिटी को कमजोर करता है। दुनिया ब्रिक्स को पॉलिटिकल रीजन से अनफेयरली सिंगल्ड आउट मानती है। 2025 ने साबित कर दिया कि इकोनॉमिक कॉर्सन अक्सर उल्टा पड़ता है, दुश्मनों के बीच एकता बनाता है। ट्रंप के टैरिफ्स ने ब्रिक्स को एक ढीले ढाले क्लब से एक डिफाइंट ब्लॉक में बदल दिया, जिससे एक पैरेलल ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की कोशिशें तेज हो गईं। डी डॉलराइजेशन और न्यू डेवलपमेंट बैंक जैसे नए इंस्टीट्यूशंस की ओर बढ़ने से वर्ल्ड ऑर्डर बदल रहा है। इंडिया के लिए इस संकट ने रणनीतिक ऑटोनॉमी और डाइवर्सिफाइड पार्टनरशिप्स के मूल्य को मजबूत किया। अपने दुश्मनों को अलग थलग करने के बजाय यूएस ने उनकी एकता को तेज किया और ऑल्टरनेटिव अलायंसेज के उदय को बढ़ा दिया। नई ग्लोबल फॉल्ट लाइंस इकोनॉमिक हैं, मिलिट्री नहीं, और आज बने अलायंसेज आने वाले दशकों तक दुनिया को आकार देंगे।